नमस्कार। देश प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में विभागीय सचिवों और विभागाध्यक्षों की मैराथन बैठक की। उन्होंने विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अधिकारियों को विभागीय समन्वय और टीम भावना के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री साय ने उच्च स्तरीय बैठक में पूंजीगत व्यय में तेजी, शासकीय कामकाज में पारदर्शिता, आमजनों की समस्याओं के तुरंत निराकरण और गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की सराहना की और अधिकारियों को स्वयं मूल्यांकन कर सुधार लाने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ई ऑफिस प्रणाली से शासन के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है और इससे सुशासन का संकल्प साकार हो रहा है। उन्होंने प्रसन्नता जताई है कि लगभग सभी विभागों में ई ऑफिस प्रणाली लागू हो चुकी है। शेष विभाग दिसंबर 2025 तक इसे अनिवार्य रूप से लागू करें। मुख्यमंत्री ने सुगम आवागमन के लिए सड़कों के सुधार और रखरखाव पर विशेष बल दिया। साथ ही जैम पोर्टल से होने वाली शासकीय खरीदी में किसी भी प्रकार की अनियमितताएं पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध 75 दिवसीय बस्तर दशहरा पर्व के प्रमुख अनुष्ठानों में से एक भीतर रैली की रस्म गुरुवार को पूरी हुई। इस दौरान भव्य 8 चक्कों वाले विजय रथ की परिक्रमा हुई, जिसे खींचने के लिए कोडिनार और कीलेपाल क्षेत्र के दूर दराज के गांव से बड़ी संख्या में आदिवासी जन जुटे और बारिश के बावजूद रथ को बड़े उत्साह के साथ खींचा गया। इस विशाल रथ को मावली मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, गोल बाजार चौक, गुरु नानक चौक होते हुए दंतेश्वरी मंदिर तक परिक्रमा कराई गई। इस विशाल 8 चक्के के विजय रथ में जहां दंतेश्वरी मां की डोली और छत्र विराजमान थी, वहीं इसमें सामने सुसज्जित वाहन में दंतेवाड़ा से आई मावली मां की डोली और छत्र विराजमान थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारा ब्यूरो चीफ अजय लाल से। अजय, जिस तरीके से विश्व प्रसिद्ध ये 75 दिवसीय बस्तर में दशहरा पर्व मनाया गया, क्या कुछ माहौल देखने को मिला, क्या कुछ नजारा देखने को मिला? हमारे ब्यूरो चीफ अजयलाल से हमारा किसी वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जहां रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें विराजमान किया गया था माता को, परिक्रमा कराई गई, 8 चक्कों वाले विजय रथ की परिक्रमा कराई गई है। एक भीतर रैली की रस्म संपन्न हुई। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 103 माओवादियों ने सरेंडर किया है और अधिकारियों के सामने 1 करोड़ से ज्यादा के हथियार भी छोड़े। वहीं आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने वाले सभी माओवादियों को प्रोत्साहित के रूप में 50-50 हजार रुपए का चेक भी वितरित किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अजय लाल से। अजय, जिस तरीके से एक बार फिर से सफलता हासिल हुई है, 103 माओवादियों ने सरेंडर कर दिया है, मुख्यधारा से जुड़ने का संकल्प लिया है, क्या कुछ आगे और क्या कुछ देखने को मिला? देखिए प्रिया, एक बहुत बड़ी खबर है, खासकर छत्तीसगढ़ के लिए, झारखंड के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार, खासकर देश के गृह मंत्री अमित शाह माओवादियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, उससे घबराकर, आपको याद होगा कि पिछले सप्ताह माओवादियों ने केंद्र की सरकार से यह शर्त रखी थी कि वो लोग वार्ता के लिए टेबल पर आने के लिए तैयार हैं। केंद्र की सरकार यदि कहे तो माओवादियों का संगठन केंद्र की सरकार से बातचीत कर सकती है, लेकिन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि किसी प्रकार की कोई वार्ता माओवादियों से नहीं होगी। लिहाजा माओवादियों की एक प्रकार से कहें कि उनका जो संगठन है धीरे धीरे करके कमजोर होता जा रहा है। कई शीर्ष माओवादी नेता झारखंड में, छत्तीसगढ़ में मारे गए पिछले 1 महीने के दौरान, और उसी का परिणाम है कि दुर्गा पूजा के दौरान 103 से ज्यादा माओवादियों के जो नेता हैं, उन्होंने बीजापुर में
पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। और ये तमाम माओवादी ऐसे थे जिनके सिर पर, जिनके माथे पर 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक का इनाम घोषित था। लिहाजा एक बड़ी सफलता इसलिए कही जाएगी झारखंड के लिए भी कि छत्तीसगढ़ और झारखंड लगभग पड़ोसी राज्य है। जहां कहीं भी छत्तीसगढ़ में कोई घटना होती है, माओवादियों का संगठन झारखंड में आकर छिप जाता है। झारखंड में कोई बड़ी घटना करके माओवादी छत्तीसगढ़ में छिप जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि दोनों ही राज्यों के लिए एक बड़ी घटना है। मुझे लगता है कि माओवादियों की कमर टूट चुकी है। जी बिल्कुल, धीरे धीरे करके वो सरेंडर करते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए प्रिया। जी बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आपने बताया कि 103 माओवादियों ने सरेंडर किया है और ये झारखंड, रांची, छत्तीसगढ़ दोनों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। ऐसे में जो माओवादी सरेंडर करते हैं उन्हें 50-50 हज़ार रुपये प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। ऐसे में वो क्या कुछ आगे के लिए उनके लिए सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा रणनीति बनाई गई है कि वो आगे क्या कुछ काम करेंगे? उन्हें कोई व्यवसाय से जोड़ा जाता है? क्या कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं? देखिए प्रिया, जो माओवादी सरेंडर करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं, जी, सबसे पहली शर्त है कि सरकार उन्हें ओपन जेल में रखती है। ओपन जेल का मतलब यह हुआ कि माओवादी का जो नेता है, जो संगठन के लोग हैं, वो जेल में रहेंगे जरूर, लेकिन यदि कोई उनका परिवार, यहाँ तक कि उनकी पत्नी, उनके पिता, उनकी माँ, उनके बच्चे यदि जेल में मिलना चाहें तो वो आकर मिल सकते हैं। और साथ ही यदि कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं अपने जेल में बंद माओवादियों के साथ, तो सरकार इसकी भी इजाजत देती है ओपन जेल में। यानी कि आप कल्पना कीजिए कि कोई माओवादी नेता जेल में सरेंडर करने के बाद ओपन जेल में है और वो चाहता है कि परिवार के साथ सप्ताह दिन, 15 दिन, 1 महीने का वक्त गुजारे, तो सरकार उनकी पत्नी को ये इजाजत देती है कि आप ओपन जेल में आकर अपने जेल में बंद नेता के साथ, संगठन के कार्यकर्ता के साथ आकर रह सकती हैं। पहली शर्त यह है। दूसरी शर्त यह है कि मियाद जैसे ही खत्म होती है माओवादियों की गिरफ्तारी होने के बाद, उनके लिए सरकार की तरफ से रोजगार की व्यवस्था होती है। या तो वो कोई चाय की दुकान खोल सकते हैं, छोटा होटल खोल सकते हैं। यदि लगता है कि उनके हाथ में कोई हुनर है तो कपड़ा बुनने की कोई मशीन उनको प्राप्त कराई जाती है। उनके परिवार के लिए भी रोजगार की व्यवस्था की जाती है और साथ ही एक मुफ्त रकम भी दी जाती है ताकि उनका जीवन अच्छे से चल सके। ये फिलहाल 4-5 ऐसे बिंदु हैं जिसके तहत माओवादियों का सरेंडर होता है। ये सरेंडर पॉलिसी में ही निर्धारित है, अलग से कानून या नियम नहीं बना है। झारखंड की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, इन दोनों ने सरेंडर पॉलिसी बना रखा है और उसी के तहत इन माओवादी नेताओं को बेनिफिट मिलता है प्रिया। जी बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आपने बताया कि ओपन जेल में रखा जाता है, ऐसे में कितने समय सीमा कितनी होती है कि इन्हें सजा दी जाएगी जो ओपन जेल में रहने की? ऐसे में क्या कुछ उसमें प्रावधान है? देखिए प्रिया, एक तो है कि अदालती कार्रवाई से इन माओवादियों नेताओं को गुजरना होता है। ऐसा नहीं कि कोई आकर माफ कर दे कि आपने सरेंडर कर दिया, आपके सारे जुर्म माफ हो गए। होता यह है कि इन्हें अदालती कार्रवाई से गुजरना होता है, इन्हें अदालत में जाना होता है। उसके बाद सजा जो भी हो सरकार के हाथों में निर्भर होता है कि उनके व्यवहार को देखते हुए, उनके रुख को देखते हुए कि अब ये समाज के मुख्य धारा में लौट चुके हैं। तो आप जानती हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी 2 ऐसे मौके होते हैं जब सरकारों के द्वारा न सिर्फ छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बल्कि कई अन्य राज्यों की सरकारें ऐसे नेताओं को, ऐसे माओवादियों को सार्वजनिक रूप से माफी देती है और फिर ये जेल से बाहर आकर अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। शर्त ये होता है कि फिर से ये संगठन में ना जुड़े। बजाबता उनके व्यवहार, उनके बोलचाल, उनके कॉन्टेक्ट, तमाम चीजों का मुआयना, अध्ययन करने के बाद सरकार इन्हें शारीरिक रूप से माफ करती है और फिर ये समान जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं प्रिया। जी बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी साझा की कि 103 माओवादियों ने सरेंडर किया है, जो बहुत अच्छी खबर है झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों के लिए। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के बाबनटोली स्थित एक निजी तालाब में बीती रात असामाजिक तत्वों ने जहर डाल दिया, जिसके बाद तालाब में करीब 50 क्विंटल से ज्यादा मछलियों की मौत हो गई। जैसे ही तालाब में जहर डालने की सूचना आसपास के लोगों और तालाब के मालिक को मिली तो काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। घटना के बाद तालाब के मालिक और आसपास के लोगों के सहयोग से तालाब से कई क्विंटल मरी हुई मछलियों को बाहर निकाला गया।
कुछ दबंग किस्म के लोगों का कहना है कि इस तालाब को सरकारी तालाब घोषित किया जाए और तालाब के पास सार्वजनिक रास्ता भी बनाया जाए। इसे लेकर पूर्व में भी कई बार ऐसे ही विवाद हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि बड़े ही मेहनत से करीब 50 क्विंटल से अधिक मछली तालाब में पालन करने के लिए डाली हुई थी, लेकिन बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने तालाब में जहर डाल दिया, जिससे सभी मछलियों की मौत हो गई है। इतना ही नहीं, गोलू ने कुछ लोगों पर तालाब से मछली चोरी करने का भी आरोप लगाया है। मेरा ये तालाब है, निजी तालाब। इसके बगल में मेरा घर है। आज सुबह जब हमको पता चला कि मेरे तालाब में किसी ने जहर डाल दिया, हम लोग सभी लोग यहाँ पे आए तो देखें सारा मछली पानी के ऊपर तैर रहा है और बहुत सारा मछली, लगभग 5-6 क्विंटल मछली नीचे बैठा हुआ है, तालाब के नीचे, पानी के नीचे। कुछ लोगों ने लूट करके भी लेके गया। हम लोग नमक डलवाएं, इसमें 3 क्विंटल नमक डलवाएं, केला का थम डलवाएं ताकि जहर का असर कम हो। जो कि इस नुकसान मुझे, मतलब ये जो तालाब में मेरा जहर डाला, इससे मुझे आर्थिक रूप से बहुत सारा नुकसान हुआ है। 3-4 महीना पहले हम 45 किलो जीरा डाला था, जिसकी लागत 80,000 रुपया है। जो कि सिर्फ मछली नहीं है, उसके अलावा हमने दवा भी डाला पहले सफाई करने के लिए। उसके बाद चूना डलवाएं, पोटाश डलवाएं, लेबर लगा करके सारा काम करवाएं। और आज मुझे जब इसका उत्पादन लेना था, तब ये मेरे साथ ही आर्थिक चोट हमको मिल गया। ये कौन दिया? कोई बाहरी आदमी नहीं दिया, यहीं का लोग, अगल बगल वाला लोग हमको दिया। क्योंकि आए दिन हमको ये धमकी देते हैं कि तुमको हम देख लेंगे, तुम तालाब से मछली कैसे मरवा लोगे, तुम तालाब में कैसे तुम उत्पादन कर लोगे, ये क्या है। हम भी बोले ठीक है, हम भी देख लेंगे। अगर किसी को किसी तरह का परेशानी, तो आप मेरे से सामने से आकर के उनसे बात करें, या हमको जो करना मेरे सामने से करें। पीठ पीछे करने से क्या फ़ायदा। ये मेरा आर्थिक नुकसान हुआ है और हम इससे हम प्रशासन से या जो भी आला अधिकारी हैं, उनसे हम यही मांग करते हैं कि मेरा जो नुकसान किया है उसको पकड़े और उस पर कार्रवाई किया जाए। अब सीधे आपको देहरादून लेकर चलते हैं, जहां वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम पर आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। मनाने का निर्णय लिया है। जागरूकता के कार्यक्रम इस पूरे सप्ताह प्रदेश भर कार्यक्रम, जन जागरूकता के कार्यक्रम, गोष्ठियां, विविध पक्षी कार्यक्रम, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, गोष्ठियां आयोजन किया जाएगा। पक्षी विश्वास है फिल्म प्रदर्शन का कि ये गतिविधियां आयोजन किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि ये गतिविधियां हमारे युवाओं में प्रकृति और वन्य जीवन के प्रति आने वाले हमारे गहरी संवेदनशीलता और वन्य जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलता करेंगी। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश में प्रकृति का हमें अनुपम आशीर्वाद है। हमारी लगभग 14.77% भूमि 6 राष्ट्रीय उद्यानों, 7 वन्य जीव विहारों, 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों के रूप में संरक्षित है। जबकि पूरे देश में अगर हम इसकी अनुपातिक रूप से तुलना करें तो ये लगभग 3 गुना के आसपास हमारा ज्यादा है। 5.27% ही पूरे देश का अनुपात है। ये बड़ा अंतर राज्य की जो पर्यावरणीय प्रतिबद्धता है उसका स्पष्ट प्रमाण है। उत्तराखंड की हरियाली और इसमें स्वच्छंद विचरण करते हुए वन्य जीव वर्ष भर और देश विदेश से आने वाले लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट पार्क और राजाजी नेशनल पार्क बाघों सहित अन्य जानवरों को देखने के लिए हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखने के साथ साथ हमारी सरकार वनों के प्राकृतिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हम इकोलॉजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी, इन तीनों के बीच में संतुलन स्थापित करते हुए विकास के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भी निरंतर कार्य कर रहे हैं। वन विभाग के सभी साथियों से मेरी अपेक्षा है कि वह हर जिले में कम से कम एक नए पर्यटन स्थल की पहचान करें, चाहे वो वन विश्राम भवन हो, कोई वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र हो, कोई मनोरम पहाड़ी झरना हो जहां पर नौले धारे आते हो, ऐसा कोई स्थान हो,
कोई स्रोत वाला स्थान हो, ऐसे स्थानों की खोज करके उसको किसी न किसी रूप में नए स्थल के रूप में पहचान बढ़ाने का काम करें और बिना उसके प्राकृतिक स्वरूप को बदले हुए उसे पर्यटकों के लिए भी सुलभ बनाएं। जैसे मैं देख रहा हूं यहाँ पर काफी परिवर्तन आया है और आने वाले पर्यटकों की संख्या भी इस डियर पार्क में काफी बड़ी है। एक दिन में जू में अधिकतम 8,000 लोग यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं और एक वर्ष में रेवेन्यू में भी 4 करोड़ रुपए। इसी तरह के और भी सुविधाएं और विकसित की जाएं ताकि बच्चों को और युवाओं को सहस्तित्व के बारे में और हम जागरूक कर सकें और उनको प्रकृति प्रेमी बना सकें और प्रकृति के साथ साथ जीवन पद्धति कैसे आगे बढ़े यह उसके जीवन में भी आए, उनके अपने संस्कारों में आए। और सहअस्तित्व के दृष्टिगत उत्तराखंड का यह महत्वपूर्ण स्थान भी है। वन्य जीवों का महत्व भी सहअस्तित्व के लिए दृष्टिगत अत्यधिक है और छोटे छोटे प्रयास हमारे आने वाले समय में राज्य के पर्यटन और आर्थिकी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, बहुत बड़ा आधार हमारी आर्थिकी का बन सकते हैं। और हम लगातार खोजते हैं, जब हमारा वित्त विभाग बहुत सारे पहलुओं पर विचार करता है तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल है, जो हमारे पास क्षमता है, उस क्षमता का कैसे हम अधिक से अधिक उपयोग करें और सभी का एक बैलेंस बनाते हुए, समन्वय बनाते हुए इकोलॉजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी, इनको अगर हम बैलेंस बनाते हुए काम करेंगे तो हमें बहुत सारे मार्ग दिखाई देंगे और जहां हमारा पोटेंशियल है वहां से हम राज्य की आर्थिकी को भी बढ़ा सकते हैं, पर्यटन को भी बढ़ा सकते हैं, अन्य संसाधनों को भी बढ़ा सकते हैं। हमारे सामूहिक प्रयासों से बाघ, गुलदार, हाथी, हिम तेंदुए जैसे दुर्लभ वन्य प्राणियों की संख्या में भी उत्साहजनक रूप से वृद्धि हुई है। अभी हम देख रहे थे, अगर देश के घनत्व के अनुरूप अगर हम उसका आकलन करें तो पूरे देश के अंदर सबसे अधिक टाइगर हमारे ही राज्य में है, उत्तराखंड में। वैसे हमारा नंबर 3रा है, लेकिन अगर हम घनत्व की दृष्टि से इसका आकलन करें तो हम पहले नंबर पर आते हैं। परंतु इनके साथ साथ मानव वन्य जीव संघर्ष की चुनौतियां भी हैं। इस संघर्ष को कम करने के लिए हम आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक उपायों का उपयोग कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को आज के इस अवसर पर आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार वन्य जीव संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश में नए इको टूरिज्म मॉडल पर काम चल रहा है ताकि लोग जंगलों से जुड़े लेकिन प्रकृति का नुकसान न पहुंचे। वन विभाग को आधुनिक तकनीकी जैसे ड्रोन, जीपीएस की सुविधा दी जा रही है ताकि वन्य जीवों की निगरानी और सुरक्षा और बेहतर ढंग से की जा सके। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। इसका एक उदाहरण हमारा फाटो रेंज भी है, जहां पर एक वर्ष के अंदर 20 करोड़ से भी अधिक का लोगों ने रोजगार किया है। आसपास के लोगों को अनेक प्रकार से रोजगार का अवसर मिला है, उनकी आजीविकाएं बढ़ी हैं और स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं ताकि वो जंगलों की रक्षा और वन्य जीवों की सुरक्षा के में भी अपना सक्रिय रूप से योगदान दें। भाइयों बहनों, हमने 1 लाख युवाओं को सीएम यंग इकोप्रेन्योर बनाने की बात कही थी। वो स्कीम भी अब हमारी आगे बढ़ रही है, रंग ला रही है। मुझे बताया गया कि इस स्कीम के अंतर्गत नेचर गाइड, ड्रोन पायलट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, इको टूरिज्म, वन्य जीव टूरिज्म और आदि कौशल कार्यों को एक उद्यम के रूप में परिवर्तित किए जाने की दिशा में काम आगे बढ़ चुका है।
इस सबके साथ साथ प्रदेश के प्रत्येक जिले में छात्रों के लिए इको क्लब के जरिए वन्य जीवों से संबंधित शैक्षिक यात्राओं का आयोजन भी कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं बीते कुछ दशकों में भौतिक विकास की दौड़ ने हमारी जीवन शैली को तेजी से बदलने का काम किया है। ये बदलाव पहले भी आवश्यक था और अब भी है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम विकास की दौड़ में प्रकृति, पर्यावरण और वन्य जीवों को पीछे छोड़ देंगे तो हमारा ये विकास हमेशा अधूरा रहेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा एक संशय पैदा करेगा, उनके लिए एक खतरा पैदा करेगा। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि भौतिक विकास और पर्यावरण का संतुलन हर हाल में बने रहे। जहां हमारे लिए इकोनॉमी जरूरी है, वहीं इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।